हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम को कवर करने वाले हैं, जिससे कि घटना चक्र से लिया गया है, जो कि रेलवे स्पेशल घटना चक्र है। इसमें एनटीपीसी में जितनी भी शिफ्ट में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन को लिया गया है। इसके साथ ही ये ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन जो कवर किया गया है वो चैप्टर वाइज कवर किया गया है, जिसको रिविज़न करना बहुत ज़्यादा ईजी है। फर्स्ट टॉपिक है पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। कितने प्रश्न आ चुके हैं इसमें से और कितने आ सकते हैं? पूरा पाषाण युग में मानव का सबसे बड़ा आविष्कार, सबसे महान आविष्कार क्या था? आग था। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया था वो पशु था कुत्ता। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। सर्वप्रथम नव पाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। किस काल में हुई थी? नव पाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आप कहेंगे लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज कौन सा है? जौ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भीमबेटका जो था ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये साक्ष्य ये प्राप्त होता है बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। गर्तावास के साक्ष्य गुफाग्राल एवं बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? गुफाग्राल एवं बुर्जहोम से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन थी? तांबा थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया था। यहाँ पे आपसे सन पूछा जाएगा, कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पशुपति की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है, जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ये नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टेला होता है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली, नगर नियोजन प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी? वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पुरालेखा शास्त्र यानी एपिग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। सिंधु सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्व बसी ग्रामीण संस्कृतियों के विकास में संभवतः पूर्व बसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न कि द्रविड़ व वैदिक कार्यों का। ये एनटीपीसी का प्रश्न है। जली हुई ईंटों के मकान प्रथम यथार्थ मेहराब, पूजा स्थल व कला व स्थापत्य में से जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारत में कला को धर्म में प्रभावित किया है। प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजारों को आकार देने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जौ, चावल व गेहूं से परिचित थे, लेकिन उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में आपको नेगेटिव बतानी थी, कौन सा इसमें से अलग है, तो वो आलू। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा, तांबा, टीन, सोने व चांदी से परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी धातु और बहुमूल्य पत्थर। अब आगे ये प्रमुख धातु हैं और इनके स्थान, मतलब जहाँ से ये जिस स्थल से प्राप्त हुए हैं वो बतानी है। तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान के खितड़ी एवं बलोचिस्तान से। लाजवर्द ये अफगानिस्तान के बदख्शा से प्राप्त हुआ है। फिरोज़ा और टीन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त हुई है, मतलब इन स्थलों पे से प्राप्त हुआ है। सीसा जो है अफगानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय से और गोमेद गुजरात से।
सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। चन्हूदड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी। उनके उदय के समय ये नष्ट हो गई थी। उनके उदय के समय तक ये नष्ट हो चुकी थी। धौलावीरा, लोथल, कौशाम्बी तथा कालीबंगा में से कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा कालीन पर पक्की ईंटें यानी बर्न्ट ब्रिक्स के बने होते थे। हड़प्पा कालीन में जो घर बने होते थे वो पक्के ईंटों के बने होते थे। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। गन्ना, सरसों, तिल व जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। सरसों, तिल और जौ का मिला है। लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा तथा रोपड़ में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नागार्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं हुए थे। बाकी आपकी लोथल, कालीबंगा और रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता किससे संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कहाँ पे था? लोथल। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता इससे जहाज़ों की गोदी है, मतलब डॉक यार्ड यहाँ पे है। इसकी प्रमुख विशेषता है। कहाँ पे डॉक यार्ड थी? लोथल में। रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नज़दीक अवस्थित है। लोथल एक स्थल है जहाँ पे सिंधु घाटी यानी इंडस वैली की गोदी डॉक यार्ड पाई गई थी। लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। भारत में चांदी की उपलब्धता इसका प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। चांदी की जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में है से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, उसके उत्खननकर्ता और खोजकर्ता कौन है? किस वर्ष हुई खोज उत्खनन? हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता या खोजकर्ता आप कह सकते हैं, जो उत्खनन कराई थी दयाराम साहनी ने कराई थी 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता हैं रखाल दास बैनर्जी, 1922 में किया। रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा 1953 में। लोथल की खोजकर्ता हैं SR राव, 1955 में किया। कालीबंगा का BB लाल 1961 में। रंगपुर का MS वत्स 1931 में। चन्हूदड़ो की खोज की है NG मजूमदार, इन्होंने खोज किया है 1935 में। सुरकोटदा के उत्खनन करता है जोशी, 1964 में। बनवाली के RS वेस्ट 1973-74 में हुआ था। आलमगीरपुर के यज्ञदत्त शर्मा हैं जो कि 1958 में किए थे, उत्खनन करता है ये। कोटदी जी के खोज करता है फजल अहमद खां, 1955 में खोज हुई थी। सुतका गेंडोर की खोज करता है ऑरेल स्टाइन, 1927 में खोज किया था। मांडा की उत्खनन करता है JP जोशी, 1982 में मांडा की खोज हुई थी। बालाकोट की उत्खनन करता है जॉर्ज F डल्स, उत्खनन हुई थी 1979 से 81 तक। धौलावीरा की खोज किया था JP जोशी ने, 1967-68 तक हुआ था। मिताथल के उत्खनन करते हैं सूरजभान, 1968 में हुई थी। राखीगढ़ी के सूरजभान है, 1969 में हुआ था राखीगढ़ी की खोज। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पे पाई गई है? धौलावीरा में पाई गई है। पुरापाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट था। सिंधु घाटी की सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्यपूर्य सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्य भंडार मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन आमतौर पर लाल रंग के बनाए जाते थे। दक्षिण भारत में महापाषाणी संस्कृति हमें ऐतिहासिक काल के पास लाती है। ये संस्कृति किस काल से था? 500 BC से 1000 AD में। तो ये महापाषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घिरे कब्र का उपयोग किया था।
सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में से मोहरें वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर है जिस पर कि योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के चंडीगढ़ के नज़दीक अवस्थित है। हड़प्पा काली नदियों के किनारे बसे हुए ये नगर हैं। हड़प्पा के किनारे जो तट है वो है उस तट पे रावी नदी है। मोहनजोदड़ो के सिंधु नदी है। रोपड़ में सतलज है। कालीबंगा में घग्गर है। लोथल में भोगवा है। सुतका गेंडोर में दाश्त है। सुक्ताखो में शादीकौर है। आलमगीरपुर में हिंडन है। रंगपुर में भादर है। ये आपको मैप से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोटदीजी में सिंधु है, सिंधु नदी। कुड़ाल जो है ये सरस्वती नदी के तट पर है। चन्हुद्रो सिंधु नदी के तट पर है। बनवाली है आपके सरस्वती नदी के तट पर। मांडा है चिनाब नदी के तट पर। भगवानपुर है, भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर। दोमाबाद है परवरा में, और परवरा में आमरी जो है वो सिंधु नदी के तट पे है, और राखीगढ़ी सरस्वती अथवा घग्गर नदी के तट पे है। सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ में व्यापारिक संबंध था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बांध का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसे हमें फटाफट ही रिवीजन करनी है। इसमें समझाने समझने का कोई समय नहीं है और ऐसा कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में। आर्य शब्द का आश्रय है श्रेष्ठ या एक उत्तम व्यक्ति से। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ऋग्वेद का काल लौह युग से संबद्ध है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्बसूत्र। वैदिक काल में मंत्रों की रचना करने वाली प्रमुख महिलाएं अपाला, लोपामुद्रा एवं घोषा है। ऋग्वेद के समय काबुल को कुंभा कहा जाता था। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ ज्ञान था। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। प्राचीन काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। प्राचीन काल को वैदिक काल भी कहा गया है। प्राचीन काल वैदिक काल था और प्राचीन भारत में ग्राम भोजक को गांव के मुखिया, ग्राम भोजक जो थे वो गांव के मुखिया को कहा जाता था, ग्राम भोजक। और उपनिषद की रचना किसमें की गई थी? उत्तर वैदिक काल में की गई थी। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ में 4 चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। न्याय, वेदांत, योग व सांख्य में से सांख्य जो है ये प्राचीनतम है। ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलन नहीं था। ऐत्रेय विजयसेना कृष्णा कर्णामृत में से ऐत्रेय एक उपनिषद है। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम चरण माना जाता है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न कराना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 4 भारतीय वर्ण हैं जबकि वैश्य वर्ण नहीं है। किंवदंती राजा जो थे वो भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है, उसके पिता का नाम था दुष्यंत। भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक किसको माना जाता है? जैमिनी को। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम माना जाता है सनातन धर्म को। भारत ने अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया है। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम मांडवी है।
महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। आर्यों की विशद जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था व्यवसाय। आर्यों का निवास स्थान था कैस्पियन। ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। सुश्रुत आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। सुश्रुत आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? 18 दिनों तक। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ऋग्वेदीय नाम परुष्णी रावी नदी के तट पर अवस्थित है, ये इसका आधुनिक नाम है। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से संबंधित है। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव अन्य सांसारिक दृष्टिकोण का विकास था। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। सामदेव भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बाली कहा जाता था। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको बलि मिल सकता है। पूर्व वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि रेलवे का एक टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं बौद्ध और जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। आचार्य महावीर स्वामी का जन्म 599 में हुआ था कुंडीग्राम वैशाली में। महावीर 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का विवाह कौंडिन्य गोत्रीय कन्या यशोदा से हुआ था। महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों से उनके संबंधों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। जिब्रिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवलीन, जीन, अहर्त तथा निग्रंथ कहलाए थे। जीन यानी विजेता, अहर्त यानी योग, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 527 में पावापुरी में। त्रिरत्न थे इनके, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये इनका संबंध था जैन धर्म से। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम, इसका संबंध जैन धर्म से है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। अनेकांतवाद जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनेकांतवाद। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया। उनका भगवान में विश्वास नहीं था। कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग व श्रावस्ती में से पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकर महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति तथा ईश्वर में आस्था थे उन्हें। ईश्वर में आस्था जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। जैनों का श्वेतांबर वर्ग सिर्फ सफ़ेदा कपड़ा पहनता है। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। वो सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है वो सिद्धांत है सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य है। पारसनाथ जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण सम्मेद शिखर क्षेत्र जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी जैनियों के लिए एक धार्मिक स्थल है। भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति श्रावणबेल गोला में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 में कुशीनगर में। मृत्यु। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे, जिनका सांख्य दर्शन बहुत प्रचलित है, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे क्या कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन।
गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया है श्रावस्ती में। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। अष्टांग मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध ग्रंथों में संघ के नियम विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुत्र के तौर पे भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्लगढ़ राज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। गृह त्यागने के बाद बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषिपत्तन सारनाथ में ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध के मरणोपरांत हुए प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो कि 483 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। वो व्यक्ति जो ईश्वर की विद्यमानता में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक कहलाता है। जातक कथाएं, आचार रांग सूत्र, दीर्घ निकाय व सुमंगला विलासिनी में से आचार रांग सूत्र जैन ग्रंथ है, बाकी सभी ये बौद्ध धर्म से संबंध है। बुद्ध धम्म संघ तथा अहिंसा में से अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया था। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर है ये। कला साहित्य, वास्तुकला, संगीत व धार्मिक क्रियाकलापों में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान धार्मिक क्रियाकलापों में है। लिंगायत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? बसवा को अथवा बसव को है। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप है सारनाथ में। बौद्ध धर्म सम्यक आचरण से संबंधित है। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्तों के काल में किया गया था। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। नागार्जुन अभिलेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ मिलती है। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी व उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। बुद्ध शब्द का अभिप्राय ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति है। बुद्ध को मूर्ति पूजा और बलि प्रथा मान्य नहीं थी। लुम्बिनी बौद्धों का एक पवित्र स्थान है। मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता देना जैन और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा गया है। महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर सोच और व्यवहार की शुद्धता से संबंधित थे। पुराण जातक वेद उपंग में से जातक बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। बुद्ध और महावीर के बारे में सही है कि वे वर्ण की धारणा के बारे में दोनों के आचरण समान थे। वो दोनों एक ही शताब्दी में जन्मे थे और वो दोनों जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन ये सही नहीं है कि दोनों ने ही सरल, नैतिक व सादगी भरे जीवन की शिक्षा दी, क्योंकि जैनी कठोर तप में विश्वास करते थे। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व है अहिंसा। आगे ये बौद्ध संगीतियाँ हैं। ये संगीति किस वर्ष हुई, किस स्थान पे हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की, उस टाइम शासक कौन था, किसके शासनकाल में ये संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में 483 में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और अजातशत्रु उस टाइम पे शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 में वैशाली में, अध्यक्षता की थी सर्वकामी ने और कालाशोक शासक था। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता किया था मेघलीपुत्तिस ने। और उस टाइम पे शासन था किसका? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष था अश्वघोष। ये हुआ था कश्मीर में कुंडलवन में प्रथम ईस्वी शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है शैव और भागवत धर्म।
भागवत धर्म के संस्थापक थे वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण वृष्णि कुल से संबंधित थे। वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण विष्णु का तदात्म्य नारायण से होने पर वैष्णव धर्म को पांचरात्र धर्म कहा जाने लगा था। कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से होने पर वैष्णव धर्म को पांचरात्र धर्म कहा जाने लगा। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण को हेराक्लीस कहा है। क्या कहा है? हेराक्लीस कहा है यूनानी लेखकों ने। विष्णु के भविष्य में होने वाले अवतार की कल्पना कली या कल्कि के रूप में की गई है। शैव धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र था। लिंग पूजा का प्राचीनतम प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलता है। ये पूछा जाता है। वाजस्नेयी संहिता में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ एवं अंत दोनों शिव की स्तुति से किया है। शिव की स्तुति से। शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने किया था। शैव धर्म के उपासकों को नयनार कहा जाता है। वैष्णव धर्म के संतों को आलवार कहा जाता है। आलवार किसे कहा जाता है? वैष्णव धर्म के संतों को। भगवान धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या है भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। भागवत धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। अगला टॉपिक है षोडश महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला वहां स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे। वज्र संघ बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। अतीत का मगध राज्य लगभग आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छियों के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु ने किया था, राजगृह में कराया था। मौर्य पूर्व काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर ने पश्चिमोत्तर सीमा पर पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। सिकंदर ने तोसाली में प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। अगुंतर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। शिशुनाग वंश का शासक कौन था? काला अशोक था, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। नंदवंश ने मगध पर शासन किया। बिंबिसार के शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध अजातशत्रु ने किया था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण था भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना, अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना और उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त होना। डेरिस ने भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं किया। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं अंग महाजनपद में। आगे बढ़ते हैं। ये महाजनपद है और उनकी राजधानियाँ। अंग की राजधानी थी चंपा। ये आधुनिक राज्य भी है इसमें। मगध की राजधानी गिरिब्रज था, जो कि आपका राजगृह है। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी। वज्जी की वैशाली। कोसल की श्रावस्ती। अवंती की उज्जैनी। मल्ल का कुशावती, पावा, कुशीनारा। पांचाल का अहिच्छत्र और काम्पिल्य। चेदी का शुक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हाटक।
सुरसेन की राजधानी मथुरा है। अशमक की राजधानी थी पोतन पोटली। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं। मौर्य समाज से कितने प्रश्न मौर्य साम्राज्य से आए हुए थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से निर्मित था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने संभवतः पराजित किया था। मेगस्थ ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक का उसके शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से प्राप्त होता है। प्रियदर्शी नाम से। ईसा पूर्व 261 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। अशोक के पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका से प्राप्त होता है। ये किसके द्वारा लिखित है? मेगस्थनिज के द्वारा। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। मेगस्थनिज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनिज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है। मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित है। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभापति। मेगस्थनिज इंडिका में किया गया है इसका वर्णन। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए उपगुप्त ने प्रेरित किया था। मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। मौर्य वंश का प्राचीनतम शासक अशोक था। बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने शुंगमित्र, देवनामप्रिय व मिंडार में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा था। अशोक की धम्मनीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख 14 मुख्य शिलालेख में किया गया है। जॉन एफ फ्लिट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम व जॉन मार्शल में से जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र, तक्षशिला व उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे, जबकि रामेश्वरम उनकी राज्य सीमा से बाहर था। भारत सरकार के द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ शीर्ष के 4 शेर को ग्रहण किया गया है। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने किया था। धौली के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कोलंबस भारत नहीं आया था। अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया था। शुंग राजवंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 में के आसपास में किया था, उसने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक ने राधागुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया। बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय को आश्रय दिया था। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। मगध साम्राज्य का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रस थी। राजगृह। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता ईरानी शासक दारा प्रथम को प्राप्त हुई है। टेशियस ईरानी राजवैद था। खरोष्टी एवं अरामेक लिपि का पश्चिमी भारत में प्रचार ईरानी संपर्क का परिमाण था।
परिणाम था। सिकंदर का समकालीन मगध का राजा घन्नन था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान का शिक्षक था अरस्तु। धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक के द्वारा किया गया। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा था। सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य राजवंश की कला का नमूना है। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। विशाख दत्त रचित प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस का विषय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य काल के 80 खंभों वाली असेंबली हॉल के खंडहर कुम्भरार पटना से संबंधित है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोक से संबद्ध है। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। मौर्य काल के ये प्रमुख प्रांत हैं और उनकी राजधानियां हैं। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उदयनी थी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ते हैं मौर्योत्तर भारत पे। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग सम्राट बनने से पहले अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ का सेनापति था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध हैं। योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम से शुंगकालीन राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का साक्ष्य मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी उपाधि धारण किया था। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी उपाधि। पुष्यमित्र के शासनकाल में अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का घोर शत्रु और स्तूपों और विहारों का विनाशक कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग को जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। दिव्य वदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ये घोषणा करता है। शुंग वंश का 10वां एवं अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या करके वसुदेव देवभूति का अमात्य था। वसुदेव इसका कण्व राजवंश की स्थापना की थी देवभूति की हत्या करके। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। उच्च वर्ण के पुरुष एवं निम्न वर्ण की कन्या के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। निम्न वर्ण का पुरुष एवं उच्च वर्ण की कन्या के विवाह को विलोम विवाह कहा जाता था। शुंग काल में सांचे स्तूप की वेदिका को पत्थर से बनाया गया। बरहुत में विशाल स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ था। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिंधु या शिमुख था। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह उत्कीर्ण है। पश्चिमी तट पर स्थित बड़ौच बंदरगाह को यूनानी लेखकों के द्वारा बेरीगाजा कहा गया है। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापति तथा अप्रतिहत चक्र उपाधियां धारण की थी। सातवाहन सिक्के सीसा, तांबा तथा पोटीन में ढलवाए गए थे। सातकर्णी प्रथम ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। हाल ने प्राकृत भाषा के मुक्त काव्य ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नाम की ग्राम दान में दे दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रयदाता यानी आगम निलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण अथवा एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। बैट्रिया के स्वतंत्र यूनानी राज्य का संस्थापक डायोडोटस था। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने कि बौद्ध धर्म स्वीकार किया था वो था मेनांडर की राजधानी था सियालकोट। नक्षत्रों को देख करके भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखा है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किया था। हिंद यवनों ने भारत में
आकृति युक्त सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। हिंद यवनों को भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त है। भारत का प्रथम शक विजेता था मेउस। भारत का प्रथम शक विजेता था मेउस। कृषाण यूची जाति के थे। कुजुल कटफिशेस ने केवल तांबे के सिक्के को जारी किया था। विम कटफिशेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। महाराजाधिराज देवपुत्र की उपाधि कनिष्क ने धारण किया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाशव, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वानों को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। कनिष्क के काल में महायान बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ था। कनिष्क के राज्य की 2 राजधानियां थी, पेशावर और मथुरा। प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय कनिष्क को प्राप्त है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे। सोने का सिक्का जो था ये सर्वप्रथम कुषाण शासक विम कटफिशेस ने जारी किया था। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। गंधार शैली कला के लिए जो प्रचलित है, गंधार शैली ये कुषाणों के समय में सर्वाधिक विकसित हुई थी। गांधार कला भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण है। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी पैठान अथवा प्रतिष्ठान थी। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कुजुल कटफिशेस को माना जाता है। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था। इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ये कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इनकी रचना चरक संहिता औषधि शास्त्र से संबंधित प्राचीनतम रचना है। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। चरक ने औषधि पर शोध प्रबंध लिखा था। प्रथम गुप्त शासक जिसने की महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी वो था चंद्रगुप्त प्रथम। पाल वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था धर्मपाल। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चीनी यात्री फाहियान द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। वराहमिहिर एक खगोलविद थे। 6ठी शताब्दी में यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। गुप्तकालीन राजाओं का सही कालानुक्रम है ये। गुप्तकालीन राजा में पहले समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त आया। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। स्कंदगुप्त का काल था 455 से 467। राजेंद्र चोल प्रथम का 112 से 144 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का 319 से 350, ये सीक्वेंस में लगानी थी। और हर्षवर्धन का 606 से 647। तो इसका सही कालानुक्रम बताइए। पहला चंद्रगुप्त प्रथम आया, उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर हर्षवर्धन, उसके बाद राजेंद्र चोल। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र की रचना की है। हर्षचरित्र की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने किया है। कालिदास ने ऋतु संहार व वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की है। गुप्त शासनकाल प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नागर वास्तुशैली सही रूप में गुप्त काल में प्रकट हुई है। अब आगे ये प्रमुख भारतीय दर्शन है और इस दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक हैं महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक है महर्षि कपिल। मीमांसा दर्शन के संस्थापक है महर्षि जैमिनी। योग दर्शन के संस्थापक है महर्षि पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक है महर्षि कणाद। अजंता की चित्रकलाओं में आयातित लापिस लाजुली से नीला रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग? नीला रंग। मिहिर कुल हून या हूण के प्रमुख शासकों में से एक थे। सिंहासनारोहण के बाद हर्षवर्धन ने शीलादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। पृथ्वीराज चौहान के सभा कवि चंबरदाई थे। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे संगम कही जाने वाली सभाओं में संकलित किया जाता था।
राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका के साथ साथ में निकोबार द्वीप समूह और अन्य समुद्र पारीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने कुलोत्तुंग प्रथम को स्वर्ण पत्र पर लिखा बर्मा के राजा क्यांगजित्था का पत्र प्राप्त हुआ था। किसको? कुलोत्तुंग प्रथम को। पुलकेशिन द्वितीय की सभा के कवि रवि कीर्ति अथवा कवि कृति थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मलखेट। पाराकेशरी और राजकेशरी उपाधियां चोल राजाओं के द्वारा धारण की गई थी। यादवों की राजधानी थी देवगिरी। कश्मीर पर मुगलों का अधिकार था। कर्नाटक प्रदेश में वाडियार राजवंश हैदर अली के द्वारा अपदस्थ किया गया, जबकि बंगाल के सेन वंश की राजधानी नवद्वीप अथवा नदियाँ थी। तमिल विद्वानों में से एलंगो आदिगल, जो कि जैन राजकुमार था, ये राजवंशी था। एलंगो आदिगल। अशोक बिंदुसार और पुष्यमित्र में से पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था? संस्कृत भाषा को। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूज़न वाली होती है, विजय और कब्जा में। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था और राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय पाया था। श्रीलंका पर कब्जा किया था, सिलोन पर विजय पाया था, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। असम का ही प्राचीन नाम था कामरूप। चोल राजाओं जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया था, उनका शिलालेख 400 विविध प्रकार के किस्से कर के शब्दों से संबंध रखता है। हर्षवर्धन के समय में खेतों को घटी यंत्र द्वारा पानी दिया जाता था और ये कैसे पता चला है? ये हिंदसोंग के लेखों के द्वारा ज्ञात हुआ है। नवरत्न आप सभी को मालूम है, विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित है। कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों नाटक था। रघुवंशम और कुमार संभव, ये दोनों काव्य है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों ही नाटक हैं, और रघुवंशम और कुमार संभव ये दोनों महाकाव्य। ये तीनों और ये दोनों, ये पांचों ही रचना थी किसकी? कालिदास की। कालिदास ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंध है। कालिदास किससे शासनकाल से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से। राजराज ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चीनी यात्री हेनसोंग 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत आया था। हेनसोंग का भारत प्रसंग का उद्देश्य नालंदा में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना था। शून्य की धारणा समेत दशमलव सांख्यिक प्रणाली गुप्त राजवंश के दौरान भारत में प्रारंभ की गई। किस राजवंश के दौरान? गुप्त राजवंश के दौरान। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त काल में। अच्छा जियो जब तक आप जीवित हैं। अच्छा जियो, उधार लेकर भी घी पियो, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापस नहीं होती। ये दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है। ये किसने प्रचारित किया है? चार्वाक ने प्रचारित किया है, चार्वाक ने। प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी, ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम था शीलभद्र। हेनसोंग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन था? मथुरा था, ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट को बीजगणित के आविष्कारक के रूप में आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। किसको? आर्यभट्ट को। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी है। ग्रीक द्वारा हमारे देश में सबसे पहले सैनिक राज्यपाल शासन चलाया गया था, ग्रीक द्वारा। ईसा मसीह युग की शुरुआती सदियों के दौरान भारत और रोम के बीच में व्यापार की जानकारी पुराने स्थल अरिकामेडु की खुदाई के दौरान हासिल की गई है। संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम, ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। तंजौर के राजेश्वर मंदिर को चोलों ने बनवाया है।
मनु को हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपाधि किस क्षेत्र में थी? नौसेना शक्ति के उत्थान के क्षेत्र में मिली थी। नेक्स्ट है, वासव दत्त के लेखक कौन थे? भास हैं। कलहट द्वारा रचित रास तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक चंद्रगुप्त था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। कन्नड़ साहित्य में काव्यशास्त्र और व्याकरण पर कविराज मार्ग प्राचीनतम उपलब्ध कृति है। ये राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के द्वारा। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया? सिंह विष्णु ने किया। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। वास्तविक अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त प्रथम, और अगर आपसे साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन थे। वृहत कथा के लेखक गुणाणय थे। विक्रम शक गुप्त हर्ष भारत में ये युग के सही कालक्रम को दर्शाते हैं। विक्रम, फिर शक, गुप्त, फिर हर्ष। आगे बढ़ते हैं। ये प्राचीन भारतीय विद्वान हैं और उनके संरक्षक हैं। हरिशेर के संरक्षक समुद्रगुप्त किसके शासनकाल में आए थे दरबार में? समुद्रगुप्त के। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के। अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में। नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल में। चरक भी जो महान चिकित्सक था, ये कनिष्क के शासनकाल से ही संबंधित है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित है। किसके दरबारी थे? तो ये पूछा जाता है। एक गांधार कला स्कूल कुषाण काल के दौरान फली फूली थी। शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा आर्यभट्ट ने प्रस्तुत की। वसुमित्र ने कश्मीर में कनिष्क के शासन के दौरान बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। प्रारंभिक संगम साहित्य तमिल में है। तिरुकुरल, जिसे तमिल भूमि की बाइबिल माना जाता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है तिरुवल्लुवर के द्वारा। किसके द्वारा? तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। ये शासक 9वीं शताब्दी की बात है। थॉमस रो, फरहान हेनसोंग। विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रम क्या है? पहले फरहान आया था, उस दूसरे नंबर पर हेनसोंग और फिर थॉमस रो। आर्यभट्ट, बाणभट्ट, धन्वंतरी, वेताल, बातीय विशेषज्ञों में आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद प्रशस्ति अथवा प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जैन ज्ञानी हेमचंद्र का आश्रयदाता कौन थे? कुमारपाल चालुक्य थे। हड़प्पा की सभ्यता, रंगीन घूसर भांड, कुषाण, गंगाधर कामरूप, मुगल, अजंता की चित्रकला, मराठा, पहाड़ी चित्रकला में से सही जोड़ा कौन सा है? तो आपसे सही जोड़ा पूछा जाए तो सही जोड़ा है कुषाण गंगाधर कामरूप से, ये सही जोड़ा है, बाकी सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी एक चार्ट में आपकी तैयार हो जाएंगी। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और इनकी राजधानी थी राजगृह। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन के संस्थापक था सेमुक और राजधानी थी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र। वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, इसकी राजधानी थी थानेश्वर। गहड़वाल के संस्थापक थे चंद्रदेव, राजधानी था कन्नौज। पल्लव वंश का शासक था सिंह विष्णु और इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट का संस्थापक था दंतीदुर्ग और राजधानी थी मान्यखेत। अब आइए, संगम युग से कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं। सुदूर दक्षिण में नवपाषाण युगीन संस्कृति के बाद जिस संस्कृति का प्रारंभ हुआ था उसे महापाषाण युगीन संस्कृति कहा जाता है। महापाषाण युगीन संस्कृति के लोग काले और लाल रंग के मृदभांड प्रयोग करते थे। संगम शब्द से आशय परिषद या गोष्ठी से है।
प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मदुरै में किया गया था। अगस्त्य ऋषि ने प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था, अलेवाई में। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। तृतीय संगम का आयोजन मदुरै में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे नकीरर थे इसके तृतीय संगम के अध्यक्ष। कुरल मुपाल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। नाम सेम है तो इसको पहचानना बहुत इजी है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु वेद माना जाता है। कुरल को शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय तथा जीवक चिंतामणि प्रसिद्ध क्या है? महाकाव्य है ये तीनों। इलंगो अदिगल के शिल्पाधिकारम की रचना थी। इलंगो अदिगल ने शिल्पाधिकारम की रचना की थी और ये किसकी कहानी थी? ये नुपुर की कहानी थी। इसमें शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड माना जाता है। चोल, चेर, पांड्य राज्य के राजकीय चिन्ह क्या थे? चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था, चेर का धनुष था और पांड्य का मछली। चोलों की प्राचीनतम राजधानी थी उत्तरी मनलूर। करिकाल के कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार नामक बंदरगाह की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। तमिल राज्य के प्राचीन देवता थे मुरुगन। दक्षिण भारतीय मान्यता अनुसार मुरुगन का प्रतीक है मुर्गा, कुक्कुट। तो ये संगम काल था। गुप्त वंश से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और पूछे जाएंगे? गुप्त वंश के शासन की अवधि थी 275 से 550 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम था देवगुप्त। इलाहाबाद का स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबद्ध है। ये प्रयाग प्रशस्ति पे है। हूणों का आक्रमण गुप्त शासकों के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्र नामक शासक ने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नवरत्न गुप्त शासक द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नवरत्न किसी तरीके से पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। आपने देखा 3 तरीके से पूछा गया। तो पूछा गया है नवरत्न किस शासक से संबंधित है? तो गुप्त शासक विक्रमादित्य से। और इस तरह से पूछा जा सकता है विक्रमादित्य ना लिख करके चंद्रगुप्त द्वितीय भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि, दरबारी कवि थे। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को रूपयक कहते थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान खगोलविद और गणितज्ञ थे। फरेहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक जातक के हैं। नेक्स्ट है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट गुप्तोत्तर भारत। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। किसने? प्रवर सेन ने। कन्नौज का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो महोदय नगर था। वर्धन राजवंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है हर्षचरित। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बाणभट्ट ने लिखा था। हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज में स्थानांतरित कर दी। हेनसोंग सम्राट हर्ष के समय में भारत आया था। हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा बिहार में स्थित है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाया था। हेनसोंग ने हर्ष को पंच भारत का स्वामी बताया। किसने? हेनसोंग ने बताया था हर्ष को। पंच भारत से तात्पर्य यानी पंजाब, गौड़, कन्नौज, मिथिला और उड़ीसा। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। गौड़ शासक शशांक ने बोधगया में बोधि वृक्ष को कटवा करके गंगा में फेंकवा दिया था। शशांक ने। भास्कर वर्मा कामरूप का शासक था। महायान बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों की एक विशाल सभा कन्नौज में आयोजित की थी। प्रयाग के संगम क्षेत्र में हर्ष प्रति 5वें वर्ष का समारोह आयोजित हुआ था। ये था इसका महामोक्ष परिषद इसको कहते हैं। प्रयाग के छठे समारोह में हेनसोंग भी उपस्थित था।
छठे समारोह में पूछा जाए, किस समारोह में? छठे वाले में। हेनसोंग ने मूलस्थानपुर में सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष कहा है। जयदेव ने, किसने कहा है? जयदेव ने। हेनसोंग का यात्रा वृत्तांत CU की है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कई बार। हेनसोंग का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? CU की है। उत्तर गुप्त युग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की। भोपाल शहर की स्थापना किसने की? राजा भोज ने की। 1153 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। वर्धन वंश का प्रारंभिक राजधानी था थानेश्वर। विक्रमशिला और सोमपुर महाविहारों की स्थापना का श्रेय धर्मपाल को जाता है। विक्रमशिला भागलपुर में है और सोमपुरी पहाड़पुर में है। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था हरिभद्र, ये निवास करता था। बल्लाल सेन ने समस्त बंगाल और बिहार के ऊपर अपना अधिकार करके गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। बल्लाल सेन ने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। बल्लाल सेन ने दान सागर नाम ग्रंथ की रचना भी की थी। लक्ष्मण सेन ने पुरी, काशी और प्रयाग में विजय स्तंभ स्थापित किया था। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में सेन शासक कौन था? लक्ष्मण सेन थे। सेन शासकों की राजधानी नवद्वीप जिला नदिया थी। जयदेव, धोई और हलाई युद्ध को लक्ष्मण सेन का संरक्षण प्राप्त था। नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली हर्षवर्धन की कृतियां हैं। महाभास्कर एवं लघु भास्कर भास्कर प्रथम की कृतियां हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार विज्ञानेश्वर एवं अपरार्क और मिक्ताक्षर जो है ये विज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की रचना है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृति गुफाएं एक साथ एलोरा में विद्यमान है। होयसलेश्वर मंदिर होयसल शैली, जबकि सप्त पैगोडा मंदिर पल्लव शैली में बनाए गए हैं। पल्लवों का काल था। शिलाकित हिंदू मंदिर वास्तुकला की विशेषता का काल था। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम में एकाश्मक रथों का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है काशी, कांची, पुरी और केदारनाथ में से शंकराचार्य ने कहाँ पे? काशी में मठ की स्थापना नहीं की है। कांची में की, पुरी में की, केदारनाथ में की, लेकिन काशी में नहीं किया है। 11वीं सदी में चोल चित्रकलाएं तंजौर के राजा राजेश्वर मंदिर में पाए गए हैं। भगवान शिव के 18 अवतारों में लकुलिश को गिना जाता है। भगवान शिव के 18 अवतारों में लकुलिश को गिना जाता है। लकुलिश भैरव, वसुगुप्त और मत्स्येंद्रनाथ में से हैं। शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 4 है। दक्षिण भारत के अलवार वैष्णव मत के संत थे। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले पल्लव थे। उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, जो कि सामान्यतः ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है। खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। सांची बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा गुफाओं में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति मुंबई से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति है। इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। गंधार कला का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृत के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है। गंधार एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थान है। नालंदा बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। भूमरा एवं नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। लिंगायत हिंदू का वो वर्ग है जो भगवान शिव को पूजते थे। श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। रामानुजाचार्य
विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। दक्षिण में मंदिर के प्रवेश पर गोपुरम कहा गया है। दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा गया है। रामायण और महाभारत में उल्लिखित प्रसंग के अनुसार असम का प्राचीन नाम है प्रागज्योतिषपुर। क्या नाम है? प्रागज्योतिषपुर नाम है। पल्लव वंश के महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर का निर्माण कराया गया है, पल्लव वंश के। नेक्स्ट है, भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? रामानुज थे। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक नहीं थे। भारत का सबसे प्राचीन स्मारक है अजंता। संवेदनशील बुद्ध की प्रेरणा से अजंता के चित्र बने हुए हैं। मंदिरों के भरमार होने के कारण भुवनेश्वर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भुवनेश्वर को कहा जाता है। रणथंभौर राजस्थान में राणा हम्मीर देव का एक किला था रणथंभौर। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे रामानुज। कुरान इस्लाम से संबंधित मोहम्मद पैगंबर के प्रवचन का स्रोत है। नागार्जुन कनिष्क के समय का प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का आचार्य था। सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 में, मक्का में हुआ था, सऊदी अरब में। मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना प्रस्थान किए थे। 16 मई 622 को दिन शुक्रवार को हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाए जाने वाला पर्व है ईद मिलाद उन नबी। भारत का इस्लाम के साथ में पहला संपर्क मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद स्थापित हुआ था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था, जो कि 11वीं सदी में भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद के गौरी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। तराइन की द्वितीय युद्ध हुई थी 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तराइन की द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी की सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था 1194 में। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और रेलवे में पूछा गया है 17 बार। अब आते हैं सल्तनत काल से कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे आपसे पूछे जाएंगे। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली पर शासन करने वाले प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। सुल्तान काल में बाजार नियंत्रण की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। सेना को नगद वेतन देने तथा अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की प्रथा जो थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व राजधानी लाहौर थी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। मंगोल नेता चंगेज़ खां इल्तुतमिश का समकालीन था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ को बलबन ने मनाना प्रारंभ किया था। किसने? नौरोज़ ने। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। चरी और घरी कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत काल में कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। मोरक्को की यात्रा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगर बनवाए।
इनमें जौनपुर, फिरोज़पुर, फ़तेहाबाद, फ़िरोज़ाबाद आदि प्रमुख नगर हैं। भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फ़िरोज़ शाह तुगलक प्रसिद्ध था। हक़-ए-शर्व ये सिंचाई कर था। हक़-ए-शर्व ये लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फ़िरोज़ शाह तुगलक था। फ़िरोज़ शाह ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए दिल्ली के पास में बाग लगवाया था। दिल्ली में बाग किसने लगवाया था? तो आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे फ़िरोज़ शाह ने लगवाया था। फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा अशोक स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया गया था। दार उल शफ़ा की स्थापना फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही कराया था। ये खैराती अस्पताल था, दार उल शफ़ा। तैमूर लंग ने 1398 में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन के। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। किताब उल हिंद का लेखक था अलबरूनी। गोल गुंबद का निर्माण कराया था मोहम्मद आदिल शाह। आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गजनी अफगानिस्तान में अवस्थित है। खराज गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला क्या था? ये एक भूमि कर था खराज। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में। और भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने चांदी के स्थान पर कांस्य अथवा तांबे की मुद्रा चलवाई थी। दरगाह सूफी संतों की कब्र होती है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में निर्मित किया गया था। बहमनी राज्य में तरफ प्रांत को कहा जाता था। तरफ किसको कहा जाता था? प्रांत को। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की की भाषा कैसी थी? फारसी थी। शर्की सुल्तान जौनपुर को पूर्व का शिराज कहते थे। हैदराबाद शहर का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बलबन था। मुबारक शाह खिलजी ने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकराया एवं खलीफा की उपाधि धारण की थी। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था। मंगोलिया का 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। कब? 712 में। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम राजा तथा समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को गौड़ नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी में बहमनी राज्य का विजयनगर से अक्सर युद्ध होता था। बहमनी राज्य का अक्सर किससे युद्ध होता था? विजयनगर से होता था। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। सल्तनत काल का अंतर्विरोधों के विस्मयकारी मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अंतर्विरोधों के विस्मयकारी मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से चिकित्सक था। राजस्थान की रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेज करके बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने। सल्तनत कालीन प्रशासन का केंद्र बिंदु था सुल्तान। सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसे कि मजलिस-ए खलवत कहा जाता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। तुगलक काल सल्तनत कालीन वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज़ मुमालिक होता था। ठीक है, अब ये विभाग है और उनकी स्थापना करने वाले सुल्तान है। ये एक चार्ट में आपके तैयार हो जाएंगे। दीवाने मुस्तखराज, इसकी स्थापना एक वित्त विभाग होता था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। कृषि विभाग को दीवाने अमीर को ही कहा जाता था, जिसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक ने कराया था। दास विभाग को दीवाने बंदगान कहा जाता था, जिसकी स्थापना फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कराया था। दान विभाग को दीवाने खैरात कहा जाता था, जिसे कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था, स्थापना कराई थी। पेंशन विभाग को दीवाने
इस्तिहाक कहा जाता था और इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने दास विभाग, दान विभाग और पेंशन विभाग की स्थापना कराई थी। दास विभाग को दीवाने बंदगान कहते थे, दान विभाग को दीवाने खैरात कहते थे और पेंशन विभाग को दीवाने इस्तिहाक कहते थे। और इसके साथ ही बाकी ये आपके हैं। आगे बढ़ते हैं। आरीज़े मुमालिक का मंत्रालय दीवाने आरीज़ कहलाता था। आरीज़े मुमालिक का मंत्रालय दीवाने आरीज़ कहलाता था। इसको याद करना आरीज़ से इजी है। शाही पत्र व्यवहार का दायित्व संभालने वाला पदाधिकारी दीवाने ईशा था। दीवाने इंशा विभाग का अध्यक्ष दीवारे खास कहलाता था। दरबारी शिष्टाचार को लागू करने वाले अधिकारी को अमीर हाजिब कहा जाता था। शाही अस्तबल का प्रधान अधिकारी अमीर अखूर था। शहनाए पील शाही हस्तिशाला का प्रधान अधिकारी था। सल्तनत काल में जकात एवं सदका धार्मिक कर थे। संपत्ति का 2.5% जकात कर के रूप में लिया जाता था। जकात कर के रूप में कितने परसेंट लिया जाता था? संपत्ति का 2.5%। गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाने वाला भूमि कर खराज होता था। प्रांतों को जिलों में बांटा गया था जिसे कि शक कहलाते थे। प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। जिले क्या कहलाते थे? जिले शिक कहलाते थे। शिकों को परगनों में विभाजित किया गया था। चौधरी नामक अधिकारी परगने से संबद्ध था। चौधरी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा भूमि अनुदान के रूप में सैनिकों को वेतन देने की प्रथा पुनः प्रारंभ की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अनुदान जो था, ये अनुदान जो भूमि होती थी उस पर राज्य कोई लगान नहीं लेता था। इसमें आपके अनुदान में आपके किस पे होता था? मिल्क पे, वक्फ पे व इनाम पे। केंद्र सरकार के अधीन खालसा भूमि का शासन प्रबंध था। फिरोज शाह तुगलक ने सेना में दासों की भर्ती प्रारंभ की थी। सेना में दासों की भर्ती किसने प्रारंभ की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। भारत में घोड़ों का आयात तुर्की तथा अन्य सुदूरस्थ देशों जैसे कि रूस से किया जाता था। सल्तनत कालीन सेना में हाथी मुख्यतः बंगाल से प्राप्त किए जाते थे। सल्तनत काल में बनवाई गई इमारतों में कुतुब मीनार को कीर्ति स्तंभ के रूप में विकसित किया गया था। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। दाग पद्धति, जो कि घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी, और चेहरा पद्धति, ये सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण इसमें किया जाता था। ये इसका प्रारंभ किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चित्तौड़ की विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। इसको टावर ऑफ विक्ट्री कहते हैं। भारत का तोता अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। बहमनी राज्य 5 राज्यों में बट गया। ये 5 राज्य थे: बीजापुर आदिल शाह से संबंधित, अहमदनगर निज़ाम शाही से संबंधित, बरा इमाद शाही संबंधित, गोलकुंडा कुतुब शाही से और बीदर बरेश शाही संबंधित। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। चांद बीबी ने अहमदनगर एवं बीजापुर दोनों पर शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम राजवंश का शासन था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी। 4 मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। 1512 से 1681 तक गोलकुंडा में कुतुब शाही राज्यवंश का शासन था। मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। भारत में बाजार विनियमन जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से ताल्लुक़ रखती थी। रुद्रमा देवी किस वंश से ताल्लुक़ रखती थी? काकतीय से। प्रथम मुस्लिम शासक बलबन था जिसने कि राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया। अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विख्यात कवि थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक राजवंश का शासन था। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के पहले लोधी राजवंश का शासन था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। उड़िया कवि सरला दास कपिलेंद्र देव के समकालीन थे।
महमूद गजनी ने मुख्यतः भारत की संपत्ति को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान बलबन ने स्वयं को नाइबे खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था। किसने कहा था? सुल्तान बलबन ने कहा था। पद्मावत के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत इब्न बतूता को बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ था। क्यों? क्योंकि वो एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कृष्णदेवराय विजयनगर के महान शासक थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, बहमनी राज्य और विजयनगर के मध्य। होयसलों की राजधानी द्वार समूद थी। अब आगे ये विजयनगर साम्राज्य है। कृष्णदेव शासक जो थे कृष्णदेव राय, इनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी? अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि हासिल थी, और बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि मिली हुई थी। आगे ये वंश है और उनके संस्थापक हैं। किस वंश कौन सा संस्थापक संबंधित है? आदिल शाही का संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही वंश का संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह बीजापुर में। कुतुब शाही वंश का संस्थापक था कुली कुतुब शाह। निजाब शाही वंश का संस्थापक मली अहमद था, और शर्की शाही वंश का संस्थापक मलिक सरवर था। और ये सारे जो वंश है ये सारे इस शहर से संबंधित हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और जौनपुर। आगे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अलबरूनी ने किया था। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो की उपाधि थी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों ही भाषाओं का विद्वान था। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। किसने? दिल्ली के सुल्तानों ने। सितार को हिंदू मुस्लिम वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ माना गया है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात फिरोज शाही नाम से अपना संस्मरण लिखा, यानी आत्मकथा लिखी है। मध्ययुगीन शासकों में शेष शाह एक उच्च शिक्षित शासक था। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में गजनी के महमूद ने लूटा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को युग का रुस्तम एवं उस समय का नायक कहा जाता है। मलिक काफूर को कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी बलबन में से बलबन ने अपने दरबार में किसी को हंसने की अनुमति नहीं दी थी। लोदी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। किलों के निर्माण पर सर्वप्रथम ध्यान देने वाला शासक था बलबन। किले के सर्वोच्च अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। टंका और जीतल नामक मुद्रा का प्रचलन इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा किया गया था। केरल के एर्नाकुलम में अलवार नदी के किनारे कलादी नामक ग्राम में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी और बादरायण। जैमिनी पूर्व मीमांसा के और बादरायण उत्तर मीमांसा के। शंकराचार्य ने द्वारकापुरी में शारदा मठ, उड़ीसा स्थित जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रृंगेरी मठ और बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ की स्थापना की। किसने? शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुज थे। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक रामानुज थे। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत या भेदाभेद दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने? निम्बकाचार्य ने। सनक संप्रदाय के संस्थापक निम्बकाचार्य थे। द्वैतवाद का प्रतिपादन मध्यावचार्य ने किया था।
उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत रामानंद थे। ये काल है इनके, आप याद कर सकते हैं, पूछे जाते हैं। रामानंद को दक्षिण तथा उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य की कड़ी माना जाता है। रामानंद प्रथम वैष्णव संत थे जिन्होंने अपने उपदेश हिंदी में दिए थे। रामानंद ने राम की भक्ति पर विशेष बल दिया है। बल्भाचार्य विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से प्रभावित थे। बल्भाचार्य भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे। बल्भाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया। बल्भाचार्य की मृत्यु काशी में हुई थी। इसके बाद शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे आपके बल्भाचार्य। कबीर का जन्म हुआ था 1398 में वाराणसी में और मृत्यु हुई थी 1518 में मगहर में। कबीर का पालन पोषण नीमा व नीरू नामक जुल्हा दंपति ने किया था। कबीर रामानंद के शिष्य थे। संत रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। बीजक के रचयिता कबीर दास जी थे। गुरु नानक का जन्म हुआ था लरकाना में। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। भारत में चिश्तिया सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी की सेना के साथ आए हुए थे और अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार अजमेर में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलैया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो कि अकबर के समकालीन थे, ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। शेख नज़ीरुद्दीन को चिरागे दिल्ली की पदवी प्रदान की गई थी। कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना रस खान ने किया था। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर देवा शरीफ में मेला लगता है। भारत में चिश्ती सूफी क्रम की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी स्थित चारों मठों का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था। कबीरदास, नानक और चैतन्य, तुलसीदास, इन चारों का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले कबीरदास आए थे, आप सन पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं रिवीजन के लिए। कबीरदास का काल था, मतलब 1398 में उनका जन्म हुआ था, 1518 में उनकी मृत्यु हो गई थी मगहर में। इसके बाद नानक आए 1469 से 1539 तक। इसके बाद चैतन्य की जन्म हुआ था 1486 में और चैतन्य की मृत्यु हुई थी 1534 में। इसके बाद तुलसीदास की जन्म हुआ था 1532 में और मृत्यु 1623 में। तो आपसे सही क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले कबीरदास, फिर आपके नानक, उसके बाद चैतन्य थे, फिर तुलसीदास। इसके लिए आपको इनका कार्यकाल याद रखना पड़ेगा, जन्म और मृत्यु का। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्त संतों में से एक थे। व्यास, त्यागराज, तुकाराम व मैत्रेयी में से तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे। वारकरी पढ़ंगपुर में के भगवान विठोबा भगवान के भक्त थे। मध्यकाल भारत में सूफी संतों का पूजा व उपदेश स्थल खानकाह कहलाता था। शाह ख्वाजा सुहरावर्दी व औलैया में से सुहरावर्दी एक सूफी सिलसिला है। निजामुद्दीन औलैया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। अष्टछाप की रचना श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा की गई है। अष्टछाप की स्थापना किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछे, ये रामानंद की उक्ति है। श्रीमंत शंकर देव 1449 में पैदा हुए थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। कबीर ने कहा था, राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का उपदेश किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़